म्यूचुअल फंड का फायदा, एसआईपी का फायदा डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से। डाइवर्सिफिकेशन, ये कुछ भारी भरकम शब्द मैंने बोल दिया लग रहा है, मारा गोली मत समझो, डाइवर्सिफिकेशन छोड़ दो, नहीं मैंने नहीं बोला, समझाता हूं। देखो, म्यूचुअल फंड एसआईपी पर कोशिश करता हूं कि आज के सेशन में सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूं और सारे सवालों के जवाब आपके दे दूं, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस के कमेंट में बहुत सारे सवाल आए एसआईपी से रिलेटेड। सर एसआईपी अगर बंद करेंगे तो कितना कटेगा, कैसे बंद करेंगे, पैसा कैसे निकालेंगे, कुछ हो गया तो क्या करेंगे, सर कहाँ करें, सही म्यूचुअल फंड कौन सा है, सही जगह कैसे इन्वेस्ट करें, सर पैसा हमारा डूब तो नहीं जाएगा, कितना परसेंट मिलेगा, सर कैसे आप गारंटी कह सकते हैं 12% 15% मिलेगा, सर कम तो नहीं मिलेगा, ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आए आपके, और आज कोशिश करता हूं कि सारे सवाल को ऑल क्लियर कर दूं। अच्छा, अभी एक वाक्य शेयर करता हूं। अभी एक चालाक इंसान से मिला मैं, म्यूचुअल फंड के बारे में एक बड़ी चालाकी बताई मुझे, तगड़ी वाली चालाकी उसने ये बताई। म्यूचुअल फंड कर रखा है उसने, तो भाई साहब बताते हैं कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना, तब वो एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, और जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है तब वो एसआईपी करना बंद कर देते हैं। तो इनसे उनको हमेशा प्रॉफिट ही मिलता है, लॉस का तो कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि ये निहायती बेवकूफ़ी भरा काम है, आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उनको भी मैंने समझाया कि क्यों नहीं करना भैया आगे से ऐसा, एसआईपी हमेशा रेगुलर करते रहना चाहिए, और गिरते हुए मार्केट में तो ये आपको बचाता है, एवरेजिंग करके ज़्यादा फायदा देता है। खैर आगे हम बात करेंगे इन चीज़ों को, अभी रुको, थमो। सबसे पहले एक चीज़ समझो, म्यूचुअल फंड का फायदा, एसआईपी का फायदा डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से। डाइवर्सिफिकेशन, ये कुछ भारी भरकम शब्द मैंने बोल दिया लग रहा है, मारा गोली मत समझो, डाइवर्सिफिकेशन छोड़ दो, नहीं मैंने नहीं बोला, समझाता हूं। देखो, मान लो एक घर में 3 भाई रहते हैं और तीनों भाई में बड़ा प्रेम है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह। वो 4 थे, इधर 3 है मान लेते हैं। तीनों में से एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है और एक लॉयर है। और किसी वजह से मान लो इंजीनियर भाई साहब की रिसेशन की वजह से नौकरी चली जाती है और 6 महीने तक इनकी नौकरी नहीं रहती, लेकिन कोई भी फाइनेंस की तकलीफ इनको नहीं आती, क्योंकि बाकी जो 2 भाई हैं इनके परिवार को बैकअप कर देते हैं। वो इनके परिवार का जो भी खर्चा वर्चा जरूरत होता है वो लोग कर देते हैं, क्योंकि तीनों भाइयों में प्यार है ना। घर तो ऐसा ही होता है, वो घर तो उस घर को तो मैं घर मानता ही नहीं जहां पर अगर 3 भाई हैं और तीनों भाई अलग पड़े हुए हैं, एक भाई उधर रहता है, एक भाई उधर, वो घर थोड़ी, वो मकान है। वो जीते जी भाई नहीं रह रहे हैं, वो अलग अलग अनजान लोग रह रहे हैं। वो एक पिता के जन्मे 3 लोग जरूर हैं, लेकिन तीनों में सिर्फ नाम का रिश्ता है, रिश्ते का मतलब तक वो 3 लोग नहीं जानते। मैं तो ऐसा मानता हूं। तो घर इसी को कहते हैं जहां 3 भाई सम्मिलित मिलजुल करके रहते हैं। एक को कोई तकलीफ आए तो बाकी 2 उसको बैकअप करने आ जाए, किसी को कोई तकलीफ आए तो बाकी लोग उसके लिए जान देने आ जाए। तो ऐसा ही प्यार वहां पर था। इंजीनियर भाई साहब की नौकरी 6 महीने तक नहीं रही, लेकिन कोई भी फाइनेंशियल कोई तकलीफ उनको कभी नहीं आई 6 महीने तक, बाकी 2 लोगों ने बैकअप कर दिया। अब ऐसे ही मान लो कभी डॉक्टर की नौकरी नहीं रही तो बाकी लोग उनको बैकअप कर देंगे, कभी लॉयर की नहीं रही तो बाकी लोग बैकअप कर देंगे। म्यूचुअल फंड कुछ ऐसा ही होता है। अब यहां वो जो घर है, जिस घर को तीनों भाई मिलकर के चला रहे हैं, हाँ, उस घर को समझ लो म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में आपका पैसा जाता है। मान लो 5,000 रुपये महीना आप दे रहे हो, तो वो 5,000 रुपये महीना उन सारी कंपनियों में थोड़ा करके जाता है। वो कौन डिसाइड करता है? जो म्यूचुअल फंड कंपनी के जो एक्सपर्ट लोग बैठे हैं वो डिसाइड करते हैं कौन सी कंपनी में, कौन सी कंपनी के शेयर में कितना पैसा लगना है। हमें आपको तो पता भी नहीं चलता भैया किस में कितना पैसा गया। अब मान लो कि आपने जिस म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, जो भी म्यूचुअल फंड आपने चुना है, कैसे चुनते हैं वो भी लास्ट में बताऊंगा, डोंट वरी। आज सारे सवालों का जवाब मैं कोशिश करता हूं, सब दे देता हूं आपको। पहले जो समझा रहा हूं समझिए। मान लो आपने जो एक म्यूचुअल फंड चुना है, उस म्यूचुअल फंड में ब्रिटानिया का भी शेयर है, इन्फोसिस का भी शेयर है, एमआरएफ का भी शेयर है, डीमार्ट एवेन्यू उसका भी शेयर है, एशियन पेंट का भी शेयर है। अगर आप इन सारी कंपनियों का नेचर देखो तो ये सारी कंपनियां बिल्कुल अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं। ब्रिटानिया बिस्कुट बनाती है, एफएमसीजी सेक्टर में आ गई। इन्फोसिस का नाम लिया, वो बिल्कुल आईटी सेक्टर में काम करती है। मैंने एमआरएफ का नाम लिया, वो टायर वाले सेक्टर में काम करती है। डीमार्ट का नाम लिया, वो चाय साबुन तेल मंजन बेचने वाली उसमें काम करती है। यानी कि कभी ऐसा हो सकता है कि आईटी सेक्टर डाउन हो, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब आईटी सेक्टर जब डाउन हुआ तो इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, जितनी भी आईटी सेक्टर में कंपनियां हैं वो सब डाउन होगी। लेकिन बाकी सेक्टर हो सकता है अच्छा परफॉर्म कर रही हैं,
तो बाकी सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उन्होंने आपके पैसे को बचा लिया। जैसे इंजीनियर भाई की नौकरी गई थी तो बाकी डॉक्टर लॉयर ने बचा लिया ना उसको, डॉक्टर की नौकरी गई तो बाकी इंजीनियर लॉयर ने बचा लिया ना उसको। अब होता क्या है कि अगर आपने इंडिविजुअली शेयर में इन्वेस्ट करा है, आईटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रखा है, अब इन्फोसिस का शेयर गया डाउन तो आपका पैसा भी डाउन गया ना, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा आप नॉलेजेबल नहीं हो, तो इंडिविजुअल शेयर में इन्वेस्ट करने से अच्छा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको फिर से वही शब्द नहीं, वो शब्द दोबारा नहीं बोलूंगा, डाइवर्सिफिकेशन है। वैसे डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग कैटेगरी की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट, ये समझ लो भैया, ठीक है। जैसे इंजीनियर एक अलग ही नौकरी, डॉक्टर एक अलग टाइप की नौकरी, लॉयर एक अलग टाइप की नौकरी। अब तीनों भाई मान लो अगर इंजीनियर होते और रिसेशन आ गया होता तो तीनों की नौकरी चली जाती, फिर घर कौन चलाता? समझ रहे हो। म्यूचुअल फंड का ये फायदा है कि अलग अलग कैटेगरी में आपके पैसे लगे हैं। ये बड़ी अच्छी म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है तो अलग अलग कैटेगरी में ही वो पैसे डालते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी सिर्फ आईटी सेक्टर में सारा पैसा डाल के रखी हो? ऐसा नहीं होता। ऐसा होगा तो भैया आईटी सेक्टर डाउन होगा तो वो सब आपका फंड ही डाउन हो जाएगा। तो अब वो बेवकूफ़ तो बैठे नहीं हैं, वो हमसे और आपसे ज़्यादा चालाक है, ज़्यादा समझदार है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, इसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, फंड मैनेज करने में उनकी मास्टरी है, तो कभी ये गलती नहीं करेंगे। हमेशा डाइवर्सिफाई करके अलग अलग कैटेगरी की कंपनियों में वो डालते हैं, ठीक है। इससे हमारा फंड बेसिकली बच जाता है, लॉस में नहीं जाता। एक अगर डाउन हो भी रहा है तो दूसरा उसको बचा लेता है, अप कर देता है। दूसरे में कोई डाउन हुआ तो तीसरा उसको बचा लेता है। म्यूचुअल फंड का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपका फंड भैया एक गिरता है दूसरा बचा लेता है, आपका फंड पर किसी तरीके से आंच नहीं आती म्यूचुअल फंड में। ये सबसे बड़ा फायदा। मैं जो समझाने कुछ समझे कि नहीं समझे, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं समझे? हाँ समझ गए, चलो ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और मैं समझाता हूं आपको। 3 टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आपने सुना होगा। इसका मतलब मोटा मोटी देखो ये समझो, जब हम कहते हैं लार्ज कैप तो बड़ी बड़ी कंपनियां, लार्ज कैपिटल, लार्ज कैप का मतलब लार्ज कैपिटल, जिसके पास बड़ा कैपिटल, जिसके पास बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी कंपनियां। मिड कैप मतलब ठीक ठाक वाली, स्मॉल कैप मतलब छोटी मोटी कंपनियां, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी म्यूचुअल फंड आप चुन रहे हैं ना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ये मेरा सलाह है कि हमेशा लार्ज कैप को चूज करें, मिड कैप स्मॉल कैप को चूज ना करें। हालांकि बहुत सारे लोग मिड कैप में भी करते हैं, बहुत सारे लोग स्मॉल कैप में भी करते हैं और बहुत मोटा मोटा प्रॉफिट भी कमाते हैं। लेकिन मैं क्यों कहता हूं कि लार्ज कैप में करना सही है, ज़्यादा सेफ है बेसिकली लार्ज कैप में। देखो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी होती है ना, उसमें सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनका लॉस बहुत बड़ा बड़ा नहीं होगा कभी। हाँ, अब यस बैंक की बात नहीं कर रहा या सत्यम की बात नहीं कर रहा, जो कंपनियां बड़ी होने के बावजूद एकदम बर्बादी हो जाती हैं, ऐसी बहुत कम होती हैं और बहुत ही कम होती हैं। ऐसे ना के बराबर तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि 100 में कोई एक आध निकल गई तो निकल गई, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है कि बैंकरप्ट ही हो जाए कंपनी। तो इनका प्रॉफिट भले ही बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन लॉस भी बहुत बड़ा नहीं होता है। लार्ज कैप कंपनियां जो होती हैं एक साल में आपको 100% का रिटर्न नहीं देगी, लेकिन यह भी तय है कि एक साल में 100% इनका डाउन नहीं होगा, ऐसा भी होता है। लेकिन स्मॉल कैप में क्या होता है कि एक ही साल में आपको 100% का रिटर्न दे देगी, लेकिन यह भी होता है कि एक ही साल में आपको 100% का डाउन, यानी कि आधा कर दे आपका पैसा, यह भी होता है। तो स्मॉल कैप में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे ही मिडिल कैप में थोड़ा कम, लेकिन लार्ज कैप कंपनियों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनमें रिस्क कम होता है, इनमें रिटर्न बहुत ज़्यादा अगर नहीं है। अच्छा, बहुत ज़्यादा की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट में, मोबाइल ऐप में ही दिखाऊंगा सब कुछ कि कैसे हम चूज़ करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, और उसका परसेंटेज हम कैसे देखते हैं, वो सब आज सब दिखाने वाला हूँ, लाइव आपको शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके सब दिखाऊंगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि लार्ज कैप में, हाँ स्मॉल कैप में वो लोग कर सकते हैं जिनको थोड़ी एक्सपर्टीज़ है, जिनको कंपनियां परखने की समझ है, जिनको पता है ये कंपनियां कैसा, इसका फंडामेंटल है, कैसा बैकग्राउंड है। देखो नई कंपनी ऐसा नहीं खराबी होती है, नई कंपनी वो भी तो होती है, अभी भी नए नए कंपनी शेयर मार्केट में घुसी है, लेकिन बड़ा स्ट्रांग बैकग्राउंड है, बड़ा अच्छा काम कर रही है मार्केट में, बड़े तगड़े मैनेजमेंट है और समझने वाले लोग समझ चुके हैं, अरे 50 साल में तो कंपनी धुआं उड़ा देगी, तो उसमें अभी घुस गए। इतनी समझ होनी चाहिए। लेकिन मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनको ज़्यादा समझ इस मार्केट की नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि लार्ज कैप में जाइए, वो ज़्यादा सेफर है और रिटर्न अच्छा देती है वो।
स्मॉल कैप की तरह नहीं, स्मॉल कैप कई बार, लेकिन वही पता ना, स्मॉल कैप में भैया 100% दे देगा, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 100% गिर भी जाए, तो पैसे का रिस्क वहाँ पर ज़्यादा है। इसीलिए लार्ज कैप में चाहिए, अच्छी कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर और अच्छा काम कर रही होती हैं पर, जिसमें अच्छा रिटर्न भी आपको मिलता है। अभी सब स्क्रीन शेयर करके सब दिखाऊंगा कैसे चूज करना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब। डोंट वरी, घबराना नहीं, सब। अच्छा, अब एक सवाल आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर एसआईपी करें या लमसम करें। लमसम का मतलब ये होता है, देखो जैसे एसआईपी में होता है कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हैं। हमारा जो सैलरी आ रहा है उसमें से 5,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना हम निकाल करके थोड़ा थोड़ा हर महीने हमारा एसआईपी बैंक से कटता रहता है। म्यूचुअल फंड में, जो म्यूचुअल फंड में चूज करा है उसमें जाता रहता है। लमसम क्या होता है, कहीं से हमारे पास 5 लाख रुपये आ गया, कहीं से किसी तरीके से हमारे को 10 लाख का बोनस आ गया, तो 10 लाख रुपए को हमारे को डालना है म्यूचुअल फंड में। अब एक ही बार 10 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में उठा कर डाल देना, वो हुआ लमसम इन्वेस्टमेंट। एक लमसम अमाउंट हमने एक ही बार में, मोटा अमाउंट एक बार में डाल दिया। तो क्या ये सही होता है क्या? अब देखने में क्या लगता है, कहाँ एसआईपी में हम 5-5 हज़ार रुपये महीना करके डाल रहे थे, तो 10 लाख रुपए बनने में उसको कितना टाइम लगेगा, और यहां तो हम एक ही बार में 10 लाख रुपए उठा कर डाल दे रहे हैं। तो इसमें तो मोटा रिटर्न मिलना चाहिए, इसमें तो ज्यादा कमाई होनी चाहिए, ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा इस पर। ठीक है बात लॉजिकली, लेकिन खेल उल्टा भी पड़ जाता है लमसम में। पूछो कैसे? सर 2020 में कोविड आया था, जिसकी वजह से शेयर मार्केट नीचे की तरफ गया था। मान लो किसी ने 2018 में, जो मार्केट थोड़ा ठीक था, अपना 10 लाख रुपए डाला होगा मार्केट में, किसी म्यूचुअल फंड में या किसी शेयर में लमसम डाल दिया होगा 10 लाख रुपए उठा करके। अब 2020 में उसका पैसा क्या हुआ होगा? हो सकता है 10 लाख रुपए इंटरेस्ट कमाना तो छोड़ो, 5 लाख बन गया होगा, 6 लाख बन गया होगा, 7 लाख बन गया होगा। तो इंटरेस्ट तो छोड़ो, अपना मेन जो कैपिटल है वो भी कदम नीचे की तरफ चला गया। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि शेयर मार्केट देखो गेम ही है ऊपर नीचे का। जैसे इंसान की जिंदगी में अप डाउन चला रहता है ना, लगा रहता है ना, ऐसे शेयर मार्केट में अप डाउन हमेशा लगा रहता है। मैं बड़ा रिलेट करता हूं शेयर मार्केट को इंसान की जिंदगी से। बहुत सारी चीजें हैं। कभी आप चाहो ना कंपैरिजन का सेशन करवाना मेरे से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इंसान की जिंदगी और उसका शेयर मार्केट से सीखने लायक बहुत कुछ है। सीखने लायक मतलब सिर्फ पैसा लगाने वाला नहीं, मतलब जिंदगी जीना अगर आपको सीखना है तो आप शेयर मार्केट से सीख सकते हो। शेयर मार्केट में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि जिंदगी जीने में बहुत काम आएंगी। आप अगर चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एक डिटेल सेशन करूंगा आपके लिए मैं इस पर। बड़ी मजेदार, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं शेयर मार्केट से, जो मुझे अपनी ज़िंदगी में मैंने इंप्लीमेंट किया और बहुत फ़ायदा होता है। एक सबसे मेन लेसन तो ये, जैसे शेयर मार्केट हमेशा ऊपर नीचे चलता रहता है, ऐसी किसी भी इंसान की ज़िंदगी में अप डाउन लगा रहता है। कभी अच्छा समय हमेशा नहीं रहेगा, या कभी बुरा समय हमेशा नहीं रहेगा। आज अगर बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी आएगा, और आज अगर अच्छा समय है तो कल बुरा समय भी आएगा। इसीलिए मैं सबको हमेशा समझाता हूँ, देखो बुरे समय में घबराओ मत, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, ताकि कल अच्छा समय ला पाओ। और अच्छा समय आज अगर है तो ज़्यादा अय्यासी और बोकराती करो मत, मेहनत करो। बोकराती में लग जाओगे तो बुरा समय बहुत जल्दी आ जाएगा, मेहनत करते रहोगे तो बुरा समय लेट से आएगा। लेकिन एक चीज़ तय है, बुरा समय आएगा दोबारा जरूर। और जितना ज़्यादा मेहनत करने की आपकी एबिलिटी है ना, काबिलियत है, ताकत है, उतना ज़्यादा बुरा समय आपको परेशान करेगा नहीं, क्योंकि आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ताकतवर है। आपको पता है कि यार पहले भी मैंने किया है, फिर से दोबारा बाउंस बैक कर लेंगे। समझे? तो हम कहाँ थे? हम थे लमसम पर। अब मार्केट अप डाउन होता रहता है। लमसम आपको तब फायदा दे सकता है जब मार्केट के बॉटम पॉइंट पे आपने इन्वेस्ट किया, जब नीचे की तरफ है वहां आपने इन्वेस्ट कर दिया, और अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गया, तो वहां आपको खूब फायदा देगा। इवन इतना फायदा दे सकता है आपको, जैसे टाइटन का शेयर का एग्जांपल लूं। टाइटन का शेयर में अगर आपने 2010 में 1 लाख रुपए डाले होते ना, और 2023 में विड्रॉ किए होते, यानी कि ठीक 13 साल बाद, सर 32% का एनुअल रिटर्न, टोटल नहीं, एनुअल रिटर्न, सालाना रिटर्न 32% का एनुअल रिटर्न आपको मिलता। और वो भी 1 लाख आपका 37 लाख, 37 लाख बन जाता भैया। 37 गुना है मात्र 13 साल में। लेकिन अब समस्या ये है कि पता कैसे करें कि भैया 2010 में वही पॉइंट है जहां हमारे को इन्वेस्ट करना है, वही पॉइंट है, कहीं वो अपर पॉइंट तो नहीं है, कहीं वो बॉटम पॉइंट है, मिड वाला। पता कैसे चले कि भैया ये पॉइंट जो है, ये जो टाइम चल रहा है स्टॉक मार्केट में, ये सही टाइम है, अभी नीचे वाला मार्केट है, अभी इसके बाद ऊपर जाएगा, ये पता कैसे करें? तो ये सबसे बड़ा खेल है। इसके लिए मुझे लगता है आपको थोड़ी बहुत नॉलेज लेने की जरूरत है, थोड़ी बहुत किताब पढ़ने की जरूरत है। अब वापस लमसम पे थोड़ा बात करते हैं कि लमसम कहाँ इन्वेस्ट
करें बिना बहुत ज़्यादा सीखे। देखो, म्यूचुअल फंड में डालने के बजाय इसको इंडिविजुअल कंपनी में डालो, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ। लेकिन इंडिविजुअल कंपनी में भी अगर आप डाल रहे हो ना, मान लो आपके पास 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए को किसी एक ही कंपनी में मत डालो। मैं कहूँगा 10 लाख रुपए को 10 अलग अलग कंपनियों में डालो और 10 अलग अलग कंपनी चूज करो। जैसे मैंने शुरुआत में बात करी थी, अलग अलग प्रोफाइल वाली कंपनी में डालो। एक एफएमसीजी में डाल दिया, थोड़ा आईटी में डाल दिया, थोड़ा इस वाले में डाल दिया, थोड़ा उस वाले में डाल दिया, थोड़ा पेंट वाले में डाल दिया। इससे अगेन क्या होगा, एक सेक्टर डाउन होता है तो बाकी सेक्टर आपको बचा लेंगे, क्योंकि ये तो तय है ना, अप डाउन, जैसा मैंने बताया। ठीक है, तो अब आप मुझसे पूछोगे कि एसआईपी करें या लमसम करें। देखो, पैसा बहुत आ गया है आपके पास, 8-10 लाख रुपए एक बार में आ गया है, 20 लाख रुपए एक बार में आ गया है, तो लमसम कर दो। उसको क्या एसआईपी करोगे, लमसम कर दो। लेकिन किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में करने से अच्छा मैं रिकमेंड करता हूं इंडिविजुअल शेयर में करो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन समझ होनी चाहिए भैया, थोड़ा समझ बुरा, ऐसे नहीं किसी ऊट पटांग शेयर में डाल दियो, सागर सर आपने बोला था शेयर में डालने के लिए, हमने शेयर में डाल दिया, वो बर्बाद हो कुछ बचे। ऐसा नहीं कर देना भैया, मैं थोड़ी ये बना कि किसी भी शेयर में ऐसे डाल दो, थोड़ा स्टडी करके डालो तो ज़्यादा अच्छा है। और एक बात ये भी समझ लेना कि जब किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो लमसम अमाउंट, तो उसका ये भी देख लेना कि अभी वो कहीं ऑल टाइम हाई पर तो नहीं है, पीक पर तो नहीं है। कभी भी उस शेयर में इन्वेस्ट मत करना जो पीक पर है, क्योंकि अगर पीक पर है वहां पैसा डाला तो उसके बाद तो नीचे आना है, तो आपका पैसा, ठीक है। ये समझने का एक बहुत बेसिक सा तरीका है, 52 वीक लो और 52 वीक हाई देखो। अभी जो मैं आपको ऐप में दिखाने वाला हूं ना, उसमें ये बड़ा आराम से दिखाता है। मैं आपको अभी लास्ट में स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये 52 वीक में हाई पर है या लो पर है या बीच में है। वो आइडेंटिफाई करना भी सिखाता हूं, आपके लिए आसान रहेगा। लमसम अमाउंट अगर है तो अभी मेरे को इस वाले शेयर में डालना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो चीज़ देख करके समझना आसान होता है। ठीक है, समझाऊंगा, स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, और एसआईपी तो हमेशा अच्छा है ही। तो आप अगेन फिर से वही सवाल आता है कि एसआईपी अच्छा है या लमसम अच्छा है। सर, मैं ये नहीं कहूँगा कि एसआईपी ज़्यादा अच्छा है, लमसम बुरा है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, कैसे कंपेयर कर लें भैया। बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, मैं कैसे कंपेयर कर लूँ। लमसम है, मोटा पैसा है, तो मोटा पैसों का आप एसआईपी कर नहीं सकते ना, लमसम में ही डालोगे, कहीं एक जगह डालोगे। तो ये कहना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है मुश्किल है। ये कुछ इस तरीके से है कि भगवान राम अच्छे हैं, भगवान कृष्ण अच्छा है, कैसे कह सकते हो। अरे दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। भगवान शिव अच्छे हैं या भगवान विष्णु अच्छे हैं, अरे बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हो आप। तो इसी तरीके से लमसम अलग है, एसआईपी अलग है। एसआईपी भी करना है, लेकिन लमसम तो तभी करोगे जब आपके पास मोटा पैसा है। मोटा पैसा नहीं है तो एसआईपी तो बिल्कुल करते रहिए, ऑल टाइम चलता रहेगा एसआईपी तो। ठीक है, अब कुछ सवाल और भी हैं, जैसे कहते हैं ब्रोकर भाग गया तो। अब जैसे एंजल वन हो गया या बहुत सारे ब्रोकर हैं, जो भी आप ब्रोकर ऐप यूज़ करते हो, वही बंद हो गया तो भाग गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ब्रोकर देखो एक गेटवे होता है, आपको म्यूचुअल फंड की कंपनी तक वहाँ इन्वेस्ट करने तक का गेटवे होता है। वो गेटवे हट गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपका पैसा तो उस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास गया है ना, तो आप सिर्फ आपका म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पैसा है, वहाँ ग्रो हो रहा है आपका। तो ब्रोकर हट भी गया तो कल को आप ब्रोकर बदल भी सकते हो, या ब्रोकर नहीं भी भागा है, ब्रोकर हटा नहीं भी है, आप चाहो आज आप एक्स ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, एंजल वन यूज़ कर रहे हो, कल को आप चाहो कि दूसरा आपको यूज़ करना है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, म्यूचुअल फंड कंपनी भाग गई तो हमने एक्सिस के म्यूचुअल फंड कंपनी में डाल रखा है, एक्सिस वाली कंपनी खत्म हो गई तो। ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। देखो, हालांकि ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, लेकिन ऐसा जब भी होता है ना, जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है ना, सर एक चीज़ तो समझो, म्यूचुअल फंड के ऊपर बापूजी बैठे हैं सेबी। अब सेबी ने ऐसी चीज़ों को ऐसे इग्नोर तो कर नहीं रखा होगा, इसके लिए भी रूल बना रखा होगा। तो रूल ये है कि जब ऐसी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी सरेंडर कर रही है, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी कहती है हम हमारे को धंधा नहीं करना भैया, मेरा धंधा नहीं चल रहा, हमको कहीं और जाना है, जा रहे तो हमको नहीं, कंपनी बंद करना है। तो सेबी कहती है जब भी ऐसा करना है तो भाई तुम्हारे पास जितना फंड तुमने लोगों से ले रखा है, वो फंड दूसरी म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को हैंड ओवर करोगे। अब आपका जो भी म्यूचुअल फंड चल रहा है, एसआईपी चल रहा है, अब वो दूसरी कंपनी के पास जो फंड गया है वहां आपका एज इट इज चलने लग जाएगा, तो आपके फंड का लॉस नहीं होता, टेंशन मत लो। ब्रोकर भाग गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी बंद हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका फंड सेफ है, फंड दूसरी कंपनी को हैंड ओवर किया जाता है। लेकिन हाँ, कई बार स्मॉल कैप में कुछ लफड़े हो जाते हैं, लार्ज कैप में लफड़े नहीं होते। उन लफड़े के बारे में जानना चाहते हो बताओ, कमेंट में बताऊंगा, थोड़ा लंबा चला जाएगा वो। देखो,
ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत है नहीं। जितना ज़्यादा आप जानोगे ना म्यूचुअल फंड में, उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज हो। मोटा मोटी ये समझो कि आपका पैसा सेफ है भैया। अगर आप लार्ज कैप में जा रहे हो तो लार्ज कैप में है, पैसा आपका सेफ है। म्यूचुअल फंड में पैसा सेफ है। ब्रोकर भाग गया कोई दिक्कत नहीं, म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो गई कोई दिक्कत नहीं, दूसरे के पास आपका फंड चला जाएगा। सेबी है ऊपर बैठा हुआ, ठीक। किसी महीने नहीं दे पाए तो एसआईपी का इंस्टॉलमेंट, म्यूचुअल फंड का इंस्टॉलमेंट, ये बड़ा एक सवाल होता है। भूल गए तो, उस महीने हमारे बैंक में पैसा नहीं रहा तो कुछ नहीं होने वाला। देखो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी में जो पैसा डाल रहे हो ना, आपने कुछ उससे पैसा उधार नहीं ले रखा या कुछ खरीद नहीं ले रखा। आपका पैसा उसका बपौती नहीं है, आप उसको पैसा दे रहे हो अपनी मर्जी से उसको इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसका धंधा चल रहा है आपकी वजह से। तो ऐसे में एक आध महीना अगर मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं भैया, वो कोई फाइन वाइन नहीं लगाने वाले और आपका सिबिल विबिल स्कोर कुछ नहीं होने वाला। हाँ ये ज़रूर है कि आपका बैंक से अपने आप जो कट रहा है वो बैंक वाला ज़रूर आपका ईसीएस मैंडेट वाला जो होता है वो चार्ज लगा सकता है। वो छोटा मोटा होता है, शायद 150, 200, 300 रुपये होता है। अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है। वो अपने बैंक से आप पूछ सकते हो कि ईसीएस जो लगा हुआ है, ईसीएस अगर बाउंस होता है तो क्या चार्ज वो लेती है बैंक। अपने बैंक से आप पूछ सकते हो। म्यूचुअल फंड वाली कंपनी कुछ नहीं लेती है, बैंक तो लेगी ना। अब बैंक ने ईसीएस लगवा रखा है, बैंक के पास वो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आती है, अरे पैसा दो, उसने पैसा दो। अब बैंक देखेगी अकाउंट में तो पैसे नहीं है, तो बैंक के भैया पैसे नहीं है, अरे यार। तो फिर बैंक कहेंगे अरे तुमने अकाउंट खुलवा रखा, पैसा नहीं रखता और ईसीएस लगवा रखा है तुमने, पैसा रखते नहीं तो फाइन दो। तो ऐसा करके बैंक आपसे थोड़ा सा फाइन ले लेती है। तो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपसे कोई फाइन नहीं लेती है, बैंक आपसे ले सकती है। कितना ले सकती है अपने बैंक से बात कर लीजिएगा। और क्या ऐसा कभी भी कर सकते हैं क्या? कभी दिए कभी छोड़ दिए, ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके भी कुछ रूल है ना भैया, वो भी अपना फंड वंड लगा के बैठे हैं। हाँ 2-3 बार शायद आप मिस हुए तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर महीने ही आपका बाउंस हो रहा है। 3-4 महीने 5 महीने लगातार आपका बाउंस हुआ ना तो फिर वो एसआईपी कैंसिल भी हो जाता है। पूछ लेना आपने जिस म्यूचुअल फंड वाली कंपनी में है, उससे कस्टमर केयर से आप पूछ सकते हो, ठीक है। मर गए तो क्या होगा? पैसा देते देते हमने 10 साल से इन्वेस्ट किया है सर, बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिए, अब हम नहीं रहेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा? परिवार वालों को मिल जाएगा। अरे बहुत नॉर्मल सी बात है, नॉमिनी को मिल जाएगा ना। एफडी कर रखा है, नहीं रहे तो कहाँ जाएगा? परिवार को मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, परिवार को मिल जाएगा, टेंशन नहीं है, पैसा कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। कैसे निकालेंगे पैसा? अरे आज के टाइम में बहुत आसान है। जिस ऐप से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसी ऐप में विड्रॉ करने का भी ऑप्शन होता है, स्टॉप एसआईपी करने का वो ऑप्शन, स्टॉप करो, निकाल लो पैसा, ठीक। कितना टैक्स लगेगा भैया निकालेंगे तो? 1 साल में कितना टैक्स लगेगा? 5 साल में कितना टैक्स लगेगा? जब भी निकालेंगे टैक्स लगेगा क्या? लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? सरकार कहती है आपने पैसा कमाया है तो हमको भी दो ना थोड़ा। नौकरी में कमाते हो, बिजनेस में कमाते हो तो कमाई का देते हो ना सरकार को, तो यहाँ भी तो कमाई है ना। आपके फंड पर टैक्स नहीं लगता। मान लो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख रुपए, तो आपके 10 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 10 लाख की वजह से अगर आपने 2 लाख रुपए कमाया है तो उस 2 लाख पर टैक्स दो, 10 लाख पर मत दो। वो तो आपका पैसा है, आपने कहीं से कमाया और कमाई का ऑलरेडी टैक्स तो आप दे ही चुके हो। दोबारा 2-2 बार थोड़ी टैक्स दोगे। कमाई पर टैक्स लगता है। कितना टैक्स लगता है? म्यूचुअल फंड सरकार कहती है कि अगर आपका गेन, अगर आपकी कमाई 1 लाख से कम है तो भैया आपको कहें तुम तो बहुत गरीब हो यार, बहुत कम कमाए तुमने, तुम कोई टैक्स मत दो, तुमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उल्टा मेरे से सहानुभूति अलग ले जाओ, इतना कम कमाया तुमने। लोग तो करोड़ों कमा रहे हैं यार, करोड़पति बन रहे हैं। तो सरकार कहती है 1 लाख या उससे कम कमाए हो, कुछ मत दो, चुपचाप लेकर घर निकल जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा हमको। 1 लाख से ज़्यादा अगर कमा लिए हो और वो भी 1 साल के अंदर कमा लिए हो तो 15% दे देना टैक्स चुपचाप, पहली फुर्सत में। और 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं और 1 लाख से ऊपर का गेन है तो जो भी गेन है उस पर 10% देना। क्योंकि 1 साल से कम का इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म माना जाता है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा ज़्यादा लेती है आपसे गवर्नमेंट, लॉन्ग टर्म में कम लेती है, ठीक है। 10% लॉन्ग टर्म में, 15% शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर 1 ही लाख का गेन है तो उस पर कोई टैक्स नहीं, सहानुभूति देकर के आपको घर भेज देगी सरकार, ठीक है। हाँ, अब एक सवाल आता है कितने साल का करना सही है? आपकी मर्जी यार, कितने भी साल का कर लो, मुझसे क्या पूछ रहे हो। देखो होता ही है स्टॉक मार्केट में ना, पैसा ही सारा स्टॉक मार्केट में जाता है। स्टॉक मार्केट में साइकिल चलता है। साइकिल कहने का मतलब हर 3-4 साल में मार्केट एक बार डुबकी लगाता है नीचे, और हर 3-4 साल में मार्केट एक बार ऊंचाई पे जाता है। तो ये ऐसा सर्किल 3-4 साल 5 साल का होता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी पहले भी हो जाता है।
तो मैं कहता हूं कम से कम 2 साइकिल तो आपको रखना चाहिए, अपना म्यूचुअल फंड का पैसा रखना चाहिए 2 साइकिल, और 2 साइकिल का मतलब कम से कम 10 साल अच्छा प्रॉफिट निकाल पाओगे, क्योंकि जितना ऐसा ऐसा घूमेगा ना वो आपके लिए अच्छा है। अच्छा, एक सवाल जो मैंने शुरुआत में बोला था, जब मार्केट नीचे गिर रही है तब इन्वेस्ट नहीं करने का, जब ऊपर जा रही है तब इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड में, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं करना सर। म्यूचुअल फंड इनफैक्ट आपको अच्छी कमाई करके देता है जब मार्केट डाउन जा रहा होता है, क्योंकि एवरेजिंग अच्छी निकल जाती है, फिर ऊपर निकलता है वहां तो कमाई होती है। तो नीचे जाते टाइम एवरेजिंग करके निकाल के देता है, ऊपर के टाइम पे जाकर के तो प्रॉफिट तो होता ही होता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि नीचे जा रहा है तो हम नहीं इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट आप हमेशा करना। लोग पूछते भी सही टाइम क्या है सर एसआईपी करने का, किस टाइम में करना चाहिए सर? अभी, राइट नाउ, तुरंत, अभी के अभी। वो डायलॉग था ना वो सिंघम का, मैं चाहूं तो अभी के अभी, जयकांत सिकरेट चाहेगा तो अभी कभी तेरा ट्रांसफर करा सकता। वैसे ही अभी के अभी। मार्केट अप है कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट डाउन है कोई फर्क नहीं पड़ता सर। एसआईपी तो कभी भी कर लो, हाँ लमसम के लिए देखना, लमसम के लिए ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर है तो कर देना, मार्केट का डाउन होने का वेट करो उधर। एसआईपी तो कभी भी करो, कभी भी करो, ठीक। तो कितने साल का करना चाहिए? कम से कम 2 साइकिल जरूर। अच्छा रिटर्न लेना है तो मतलब 10 साल तो मिनिमम होना ही चाहिए म्यूचुअल फंड के लिए, अगर अच्छा रिटर्न लेना है तो, ठीक है। अच्छा, आज आपको शेयर करके दिखाऊंगा 40% रिटर्न भी मिलता है म्यूचुअल फंड में, 45% भी है, 20% 30% तो है ही, दिखाऊंगा भी आपको। अब सवाल एक आता है म्यूचुअल फंड में करें या इंडेक्स फंड में करें। सर इंडेक्स फंड एक चीज समझो, सिर्फ टॉप की 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, सिर्फ टॉप की जो 50 कंपनियां हैं उसी में इन्वेस्ट करता है। और जब हम टॉप की 50 कंपनियों का बात कर रहे हैं तो यह भी तय है कि टॉप की 50 कंपनियां हैं तो ऐसा नहीं है, तो क्योंकि वो बहुत बड़ी पहले से हैं वो, अब ऐसा नहीं है कि 100% ग्रो कर जाएंगे एक साल में वो, लेकिन ये भी एक 100% डी ग्रो कर जाएंगे एक साल में, ऐसा भी नहीं है। तो वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी उनके लिए बहुत बड़ा है, बड़ी कंपनी है ना। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हो, म्यूचुअल फंड अगेन लार्ज कैप में गए तो फिर वही इंडेक्स फंड जैसा ही हो जाता है, बड़ी कंपनी है। हाँ, आपने अगर स्मॉल कैप चुना है थोड़ी जानकारी लेकर के, या मिड कैप चुना है, तो जैसा मैंने बताया कि 100% का भी रिटर्न मिल जाता है, 200% का भी रिटर्न मिल जाता है एक ही साल में, ऐसा भी होता है। लेकिन हाँ, वो जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है या मिड कैप म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, वहाँ सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, वो अच्छी कंपनी आपको चूज करना होना चाहिए। अभी दिखाता हूँ आपको, टेंशन मत दो, अभी दिखाऊंगा ऐप में, डोंट वरी, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि अगर रिस्क लेने के मूड में नहीं हो, पैसा सेफ रखने के मूड में हो, थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिले तो अच्छा रहे, अच्छा है, मिलता रहे, वो चाहिए मेरे को, तो इंडेक्स फंड ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप थोड़ा सा बाजीगर टाइप आदमी हो, कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन खेलना है भैया पैसा तक। देखो, रिस्क का मतलब ये नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा म्यूचुअल फंड में, ऐसा नहीं होता पैसा आपका जीरो हो जाए, जीरो नहीं होता है। रिस्क का मतलब ये होता है कि आपको इंडेक्स फंड में हो सकता है 10% मिल रहा है तो म्यूचुअल फंड में 12 मिल जाए, या म्यूचुअल फंड में हो सकता है 8 मिल जाए, या उधर 15 मिल रहा है तो उधर 17 मिल जाए, या उधर 17 मिल जाए, हो सकता है इधर 15 मिल जाए, 2-3% का हेरफेर इधर उधर हो सकता है, ऐसा नहीं कि जीरो। तो रिस्क जब मैं कह रहा हूं तो ये समझना, रिस्क मतलब 2-3% कम, कम रिस्क का मतलब 2-3% नहीं, कम रिस्क का मतलब 2-3% कम मिलेगा, ज्यादा रिस्क का मतलब 2-3% ज्यादा मिल सकता है अगर रिस्क अच्छा रहा तो। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, ठीक है। तो रिस्क के मूड में नहीं हो, बिल्कुल रिस्क के मूड में नहीं हो तो इंडेक्स फंड ज्यादा अच्छा है। थोड़ा रिस्क के मूड में हो तो म्यूचुअल फंड विद मिड कैप या स्मॉल कैप चूज कर सकते हो, क्योंकि लार्ज कैप और इंडेक्स फंड ऑलमोस्ट एक जैसा ही रिटर्न आपको देंगे, ऑलमोस्ट। कई बार बिल्कुल सिमिलर नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फंड में तो 50 ही कंपनियां हैं, टॉप की 50 कंपनियां, लेकिन लार्ज कैप में जरूरी नहीं है कि वही 50 कंपनियां म्यूचुअल फंड में हो, कोई दूसरी वाली भी लार्ज कैप वाली कंपनी हो सकती है ना उधर, समझे? कितने म्यूचुअल फंड ले सकते हैं सर हम? एक सवाल ये भी था। अरे कितना भी ले लो, आपकी मर्जी, कितना पैसा आपके पास उतना लो, लेकिन मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, 1 2 3 ले लो। ज़्यादा पैसा अगर आपके पास इनकम बढ़ती चली जाती है तो सर अपना फंड बढ़ाओ, आप फंड बढ़ा सकते हो, मालूम है कि नहीं? आज एसआईपी अगर आपका 5,000 का जा रहा है तो उसको आप 6,000 भी कर सकते हो, 6,000 कटने लग जाएगा, परसों उसको 8,000 भी कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो। फंड ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि फंड अगर ज़्यादा बढ़ रहा है, पैसा और पैसा कमाता है ना आपका फंड, ज़्यादा, जितना ज़्यादा एक ही में फंड बढ़ रहा है सर, वो ज़्यादा कमाई करके लाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि इंस्टेड 10 म्यूचुअल फंड खुलवाने का 2 या 3 रखो, उसमें अपना सारा फंड आप रखो, ठीक है। कितने परसेंटेज का रिटर्न मिलता है?
50% पे मिलता है सर 3 साल में। अभी दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करके दिखा दूँ क्या? दिखा दूँ क्या? चलो लो दिखाता हूँ। ओके, सो मैं अभी आ गया हूँ म्यूचुअल फंड देखने के लिए हमारे एंजल वन ऐप पर। एंजल वन क्यों यूज़ करता हूँ? मुझे थोड़ा इसका यूआई थोड़ा बढ़िया लगता है। कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो, कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो, बस एंजल वन थोड़ा सा मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं एंजल वन यूज़ करता हूँ। तो एंजल वन पर हम आ गए। अच्छा, इसका डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप अगर डाउनलोड करना चाहो एंजल वन तो। देखो म्यूचुअल फंड यहाँ पर है, मैं इस पर क्लिक करके थोड़ा अंदर की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पर देखो सर्च करने का ऑप्शन है ना, हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो लार्ज कैप। अच्छा ध्यान देना ज़रा, जैसे मैंने लार्ज कैप सर्च करा तो लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड आ गए। लिख भी रखा है ना, HSBC लार्ज कैप इंडेक्स फंड, डायरेक्ट, बंधन लार्ज कैप, टाटा लार्ज कैप, ये सब लार्ज कैप है। और यहाँ जो राइट साइड में दिखा रहा है, ये 3 साल का रिटर्न दिखा रहा है। ये पिछले 3 साल में कितना रिटर्न दिया है इस वाले ने 25% दिया है, इस वाले ने भी 25% दिया है, इस वाले ने भी 28% दिया है। लोग कहते हैं ना 12%, 13%, अरे 3 साल में तो 25% दिया है, 28% भी दिया है, वो भी 28.9 है, 9 बोल दिया मैंने, 28.9। ठीक है, रिटर्न है। अच्छा, ये तो लार्ज कैप है, स्मॉल कैप सर्च करके दिखाऊं? ये लो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, ये देखो आ गए, लिख के भी आ रहा है HSBC स्मॉल कैप, महिंद्रा लाइफ स्मॉल कैप, ये स्मॉल कैप। यहाँ तो खेल ही अलग है भैया। देखो ये 3 साल का ये भी दिखा रहा है 50%, 44%। इसका हिसाब नहीं, पता नहीं क्यों, शायद नया नया होगा, देखेंगे अंदर जाकर के पता चलेगा। 50% 3 साल में। मैंने कहा ना लार्ज कैप या तो आपको हीरो बना देगा या हो सकता है जीरो। खैर जीरो तो नहीं बनाएगा, म्यूचुअल फंड की अच्छी बात यह है कि आपको जीरो नहीं बनाता, ये थोड़ा कम बेसी होता है लेकिन देता है आपको। ठीक है, और नीचे उतर के देखो जरा, ये लो भैया, खिलाड़ी लोग नीचे भी हैं, 47%, 49%, 43%, 48%। मतलब यहाँ 40% से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा। लोग कहाँ 12%, 15% के लिए अपना जी जान सब कुछ झोंक दिए, कलेजा निकाल करके दे दिए, लोन उन सब ले लेते हैं प्रॉपर्टी वॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ बैठे बैठे आपको भैया 48%, 50% रिटर्न मिल रहा है। समझ रहे हो खेल? मिड कैप का देखते हैं जरा। मिड कैप, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, M8। हाँ, मिड कैप मैंने सर्च किया, देखो आ गया लार्ज एंड मिड कैप। मिड कैप में 29%, 34%, 36%, लार्ज से फिर भी ज़्यादा है। लेकिन मैंने कहा ना, सेफ रहना चाहते हो, सेफ खेलना चाहते हो तो लार्ज कैप में जाओ। थोड़ा समझ है, मैं कहता हूं कि समझ के साथ रिस्क लो तो वो रिस्क है। बिना समझ के साथ अगर रिस्क लिया जाए फिर तो वो जुआ है। अगर आप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, थोड़ा स्टडी कर लो उस फंड के बारे में। उस फंड में कौन कौन सी कंपनी है, आप देख भी सकते हो उस फंड में कौन कौन सी कंपनी है, वो कैसी कैसी कंपनियां हैं, उसका क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा स्टडी करके जाओ ना, वो रिस्क लेना अच्छा है। ठीक है, अब हम ऐसे किसी लार्ज कैप हम सर्च कर लेते हैं, लार्ज कैप के अंदर जाते हैं, हम इसमें चले गए। देखो यहाँ सब आप देख सकते हो कि कितना एसेट है इस फंड के पास। कितना है भैया? 1444 करोड़ है इस फंड इसके पास जो मैनेज कर रही है कंपनी। एक्सपेंस रेशियो 1.23, एग्जिट लोड नील है, नहीं लगता, बढ़िया है। ठीक है, ये देखो यहाँ बताया भी 10% टैक्स लगेगा ओवर 1 लाख। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपका 1 लाख से ज़्यादा है तो, 1 लाख से कम है तो सरकार भी क्या कहती है, निकल जाओ भाई, नहीं लेंगे तुमसे टैक्स। ठीक, अब कुछ और मैं दिखाने की बात कर रहा था। SIP 52 वीक का लो और हाई, ये दिखाता हूँ जरा। किसी शेयर की हम बात कर रहे थे ना, ये हम आ जाते हैं होम पर। ठीक है, होम पर आ गए हम। एक हाँ, मैं देखो सर्च कर लेता हूँ। देखो सर्च किया हुआ है यहाँ पर ब्रिटानिया, तो मैं ब्रिटानिया पर क्लिक कर लेता हूँ। अब ब्रिटानिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बाई सेल में हमें नहीं जाना, हमें जाना है स्टॉक डिटेल्स में। ये देखो स्टॉक डिटेल्स आ रहा है, हम इस पर जाते हैं और ये देखो ये दिखा रहा है 52 वीक का हाई लो। सर इस शेयर का करंट प्राइस देखो 4400 रुपये है, 4449 रुपये।
और 52 वीक का लो, मतलब 52 वीक में लोवेस्ट गया था ये 3200 रुपये का प्राइस था और हाईएस्ट 4700 रुपये का प्राइस गया है। तो अभी आप मुझे बताओ ब्रिटानिया अपने ऑल टाइम हाई पर है क्या? नहीं है, क्योंकि 4700 के आसपास प्राइस होता तो ये ऑल टाइम हाई पर होता, मैं बिल्कुल इस शेयर में नहीं घुसता। अभी चूंकि 4400 पर है तो थोड़ा ठीक है, अभी हाई से नीचे, हाँ इस शेयर में अभी घुसा जा सकता है। लार्ज कैप में है, बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। और अगर गलती से ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको 52 वीक के लो पर मिल जाए, बड़ी बड़ी लार्ज कैप वाली, तो एकदम निश्चित घुस जाओ, तुरंत घुस जाओ। मिड में भी घुस जाए, इधर भी मिल जाए आपको, एकदम तुरंत घुस जाओ। आपको ये एक बहुत ईजी तरीका है समझने का, अच्छा है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी कुछ सवाल और बच गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। मुझे लगता है SIP से रिलेटेड सारा कुछ मैंने कवर कर दिया क्या? मज़ा आया इसके सेशन में? मुझे एक बार फिर से लिख के बता दीजिए जरा, मज़ा आ गया सेशन में। अगर लिख के बता दीजिए तो मुझे भी मज़ा आ जाएगा, पढ़ के मुझे भी मज़ा आ जाएगा भैया। और SIP में कन्फ्यूज़न में ना रहिए भैया, अच्छी चीज़ है, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी दूसरी जगह से मुझे लगता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, SIP में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है और काफ़ी सेफ भी है ये, ठीक है। कमेंट पढ़ रहा हूँ आपका।